धारा को जो वेदों की साक्षी है, इसे मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है। लेकिन इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक का विषय बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इतनी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है कि प्रत्याशी देने के पहले, मैदान में अखाड़ा सजाने के पहले ही समाजवादी पार्टी अपना हार मान चुकी है। ये बार बार प्रत्याशी बदलने का जो कारण है, आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को दिया तो उसे लगा कि वह बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा, तो उसको मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पे उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया, चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही शाहजहांपुर का प्रत्याशी फिर बदल दिया, यानी नामांकन के दिन बदल दिया, अंतिम दिन नामांकन के बदल दिया गया। इससे पहले रामपुर में, मेरठ में, और इसलिए जनता जनार्दन कह चुकी है ये प्रत्याशी बदलने से नहीं काम होने वाला है। पुराना जितना भी लेखा जोखा है उसका हिसाब जनता जनार्दन इस चुनाव में फिर से करने वाली है समाजवादी पार्टी का। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और इस भूमि में भारत की परंपरा को एक नया मार्ग दिखाया, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, मां गंगा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब यह क्षेत्र भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपकी दूरी को भी और दिलों की दूरी को भी यह कम करने में सहायक होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव यह सामान्य चुनाव नहीं है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। आपने देश भर की आवाज को सुना होगा। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप गए होंगे, वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर है, यह स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, तो बदायूं जिले में भी, बदायूं संसदीय क्षेत्र में भी गूंजेगा। इसके लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं। कोई संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं है कि बदायूं भारत के स्वर के साथ न हो, क्योंकि बदायूं ने वह करके दिखाया है। बदायूं हमेशा सकारात्मक शक्तियों के साथ में रहा है। बहनों और भाइयों, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले से बदायूं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है, और इसलिए भी इस बार होना है
10 वर्ष के अंदर आपने देश की कायाकल्प होते हुए देखा है। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। भारत के सम्मान को दुनिया के मंच पर बढ़ते हुए देखा है। भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ हुए देखा है। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या को अपनी आंखों में समाधान होते हुए देखा है। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, कहां विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कौन निर्दोष नागरिक उसकी चपेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं, और लोग मरते थे भारत में और पाकिस्तान जश्न मनाता था, तत्कालीन सरकार मौन बनी रहती थी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अगर पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज भारत की किसी आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए बहनों भाइयों, पाकिस्तान पहले सफाई देकर के आतंकवादियों से पल्ला झाड़ देता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब देश में सुरक्षा का माहौल हो, देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा हो, दुनिया में सम्मान बढ़ा हो, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विकास के नए नए कार्य हो रहे हो, जब गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त जनता जनार्दन की सेवा के लिए उपलब्ध हो, आप मुझे बताओ, सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार, नौजवान तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा अधेड़ उम्र के हैं, उन्होंने कांग्रेस सपा बसपा के कुशासन को देखा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने फ्री में राशन कभी दिया क्या? लेकिन मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय में किसी का फ्री में उपचार हो पाता था क्या? बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और मोदी जी ने कह दिया है, चुनाव के बाद 70 वर्ष के उम्र के हर बुजुर्ग को हम इसके दायरे में लेकर के आ जाएंगे। पहले गरीब के लिए सरकार के द्वारा आने वाली सहायता में सपा बसपा और कांग्रेस के दलाल उसमें सेंध लगाते थे, कमीशन खा जाते थे। और आज तो मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों के खाते खोल दिए, जनधन अकाउंट। आज पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाता है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में क्या रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल पाते थे क्या? लेकिन आज फ्री में 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिल गए हैं। और जो बाकी बचे हैं, जितने भी लोग बचे होंगे, वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, उन सबको चुनाव के बाद भी कनेक्शन मिलने वाला है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं और 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए हैं। बाकी जो बचे हैं, सबके मकान अगले 5 वर्ष में बनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये प्रश्न आप सभी से इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप इस देश के भाग्य विधाता हैं। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं, देश के सामने ये संकट पहचान का किसने खड़ा किया था? देश के सामने सुरक्षा का संकट किसने खड़ा किया था? देश को विकास से वंचित किसने किया था? देश में भूख की मौत के लिए कौन जिम्मेदार रहा है? किसानों की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार थे? तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या से गरीब तबाह होता था, इसके लिए जिम्मेदार कौन था?
नौजवान प्लान करता था, उनके लिए रोजगार और नौकरी नहीं थी। कौन इसके लिए जिम्मेदार था? बिजली पानी के लिए लोग तरसते थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? और आपकी आस्था के साथ कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग खिलवाड़ करते थे। कहते थे अयोध्या में तो राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी कैसी बातें करते थे। और आज तो 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, फिर से रामलला विराजमान हो गए। आपने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है ना, टेलीविजन में उस पूरे कार्यक्रम को देखा है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोगों की भी तो सरकार थी, क्या वे कर सकते थे क्या? तो जब एक गरीब को राशन नहीं दे सकते, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकते, नौजवान को नौकरी नहीं दे सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? इनको अधिकार है क्या? और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। याद रखना, भारत का कोई भी महापुरुष हो, उस महापुरुष के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना है। उस महापुरुष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए। जितने आराध्य देव हैं उनको हमें सम्मान देना होगा। ईश्वरीय ताकत को जो भी चुनौती देता है उसका पतन तय है। जिसने भी राम की सत्ता को चुनौती दी, कृष्ण की सत्ता को चुनौती दी, उसका पतन तय है। आप इसमें निश्चिंत होकर के रहिए। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमें महापुरुषों को भी सम्मान देना होगा। इन सभी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। ये महापुरुष, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक महान हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, और चाहे देश के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वे सभी वीर योद्धा जो कहीं डिगे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं और अपना बलिदान देकर के देश की स्वाधीनता के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहे, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, हर महापुरुष के सम्मान के लिए हम हर जनपद में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। पार्क बनाएंगे, पार्कों में भव्य मूर्ति रखाएंगे, अच्छे म्यूजियम बनाएंगे, उनकी पूरी जीवनी को और उस पर कंपटीशन कराने की कार्रवाई भी हो रही है। हमने काशी और अयोध्या से शुरुआत कर ली है, प्रयागराज से शुरुआत कर ली है। ब्रिज भूमि का नंबर भी आने दीजिए और फिर आपकी भूमि का भी नंबर आएगा। ये सब काम भाजपा ही करने जा रही है, घबराइए मत, हम लोग करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक कांग्रेस, सपा, बसपा के जो लोग हैं ना, इनसे बड़े सावधान रहना। इसलिए रहना, इनका मैनिफेस्टो देखिए तो एक भारत के खिलाफ छुपा हुआ एक हिडन एजेंडा है इनका। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में सेंधमारी का काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान ये प्रयास किया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भारी विरोध किया था, ये लोग सफल नहीं हो पाए। अन्यथा ये लोग 2004-5 के दौरान ही, 5-6 के दौरान ही ये काम कर लेते। कर्नाटक में इन्होंने कर दिया। पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% इन्होंने काट करके कांग्रेस ने वहां मुसलमानों को दे दिया है। ये आपके हकों पे डकैती है कि नहीं है? ये गरीबों के हकों पर, पिछड़ी जाति के हकों पे डकैती है कि नहीं है? और कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और
सच्चर कमेटी का गठन करके यह काम यूपीए सरकार के समय भी किया था। एक तरफ आपके हकों में डकैती डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का लोग अपमान करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ संपत्ति का सर्वे करके आपकी संपत्ति पर वरासत टैक्स लगाने की इनकी तैयारी है। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो संपत्ति कमाई है, खेत लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, कल दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस आ गई तो ये क्या कहने वाले हैं? ये करेंगे कि उस संपत्ति में से आधी संपत्ति पे कांग्रेस के लोगों का या सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। और सपा का तो नारा ही था, जो प्लाट खाली है वह प्लाट हमारा है, यही तो नारा लगाते थे ये लोग। अरे देखो, वो तो हम लोगों ने इनके सभी माफिया और गुंडों को ठीक कर दिया है, इनकी कमर सीधी कर दी है, अन्यथा ये लोग तबाही मचा दिए होते। और यही नहीं, इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखो। पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी आजीवन प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। उनकी दुखद मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द संवेदना के लिए नहीं व्यक्त किए, एक शब्द नहीं व्यक्त किए, एक शब्द व्यक्त नहीं किए। आप सोचो, मानसिकता देखो। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत हुए। मैं स्वयं उनके गांव में गया, मेरे साथ मेरे प्रदेश के अध्यक्ष गए, हमने वहां संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना न व्यक्त करने वाली समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष एक माफिया के मरने पर कैसे फतिया पड़ने के लिए गए थे, आपने देखा होगा, देखा होगा ना, देखा है ना। अब बात आप सुनो, जिन लोगों की संवेदना माफियाओं के प्रति है, आपके प्रति नहीं, आपके नेताओं के प्रति नहीं, क्या उनको वोट देंगे? क्या उनको वोट जाना चाहिए क्या? और मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं, हमने अपने वोट को देश के लिए देना है। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत का मतलब हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली, 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना, संतृप्तता के 100% लक्ष्य को प्राप्त करना। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान कार्ड, जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी, जिसके पास खेत नहीं उसको खेत, जिसके पास जमीन का पट्टा नहीं उसके नाम पे जमीन का पट्टा। ही 100% सिचुएशन केवल भारतीय जनता पार्टी देगी, और इसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं। मोदी जी ने 10 वर्ष में जो किया, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। और यह अवसर है, मोदी जी कर पाए हैं आपकी ताकत के बल पर, आपके वोट के बल पर। और बहनों और भाइयों, मोदी जी का जब समय आया है, हर भारतवासी को मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, खड़ा होना होगा इस बात को लेकर के कि मोदी जी, आपने 10 वर्ष बिना रुके, बिना टिके, बिना थके, बिना झुके भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाइयां दी हैं, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है, और भारत की आस्था को भी सम्मान दिया है। पहले के प्रधानमंत्री तो अयोध्या जाने से संकोच करते थे, पहले के प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे। आप सोचो, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए गए, और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान भी कर दिए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो हमें भी एक ही बात ध्यान रखना होगा, हमें भी एक ही बात कहना होगा, जो देश के अंदर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं, आपका एक एक वोट जो कमल निशान पर जाएगा, वह
दिग्विजय साक्य के माध्यम से मोदी जी के लिए जाएगा। सहमत है ना बहनों और भाइयों? दिग्विजय साक्य को हम लोगों ने, वो तो हमारे संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वे तो घूम रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, अलग पूरे क्षेत्र में भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। उससे कहा गया कि भाई इस बार आप चुनाव लड़ जाइए। उसने कहा मुझे पार्टी का जो आदेश होगा। इसलिए घर घर जा पाना प्रत्याशी के लिए चुनाव के दौरान कठिन होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, आप जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचिए और मोदी जी के लिए एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाना है। दिग्विजय साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना होगा। जाएंगे घर घर? एक एक वोट को मतदान स्थल पर लेके जाएंगे, भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ आप सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत